प्रिडिक्टिव होम्योपैथी के डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर के बुक रीडिंग वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं। सर की जितने भी बुक्स हैं उससे हम स्टार्टिंग से रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझा के लेंगे। तो दूसरा जो हम आज बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो बुक है होम्योपैथी एंड मॉडर्न साइंस, जो सर ने सबसे पहले लिखा था। ये बुक जो सर ने जितने भी बुक्स लिखे उसमें सबसे पहले ये बुक लिखा था, होम्योपैथी एंड मॉडर्न साइंस। उसके बाद कल हमने देखा था इन सर्च ऑफ साइंटिफिक होम्योपैथी। तो हमने ये देखा था कल कि होम्योपैथी साइंटिफिक कैसे है, हाउ द होम्योपैथी इज साइंटिफिक। कौन बताएगा इन शॉर्ट हाउ द होम्योपैथी इज साइंटिफिक and why the homeopathy is scientific? Homeopathy is scientific because it based on a concrete law of nature, right? Yes, that's why homeopathy is scientific. And homeopathy चे जे principles आहेत, that was strong principles and having scientific base, scientifically ते prove आहेत, है ना? And homeopathy is a universal science. जसं मॅथमॅटिक्स आहे, कुठेही गेलं तरी मॅथमॅटिक्स सेम राहील, तसंच होमिओपॅथी कुठल्याही प्लॅनेटवर जा होमिओपॅथी वर्क करेल बिकॉज इट हॅव अ कॉन्क्रीट लॉ ऑफ नेचर अँड हॅव्हिंग द युनिव्हर्सल ट्रूथ, है ना? जसं जेवढे पण लॉज आहेत ते कसे आहेत, युनिव्हर्सल लॉ, जसं लॉ ऑफ रिलेटिव्हिटी, देन लॉ ऑफ ऍक्शन अँड रिॲक्शन, लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. तर हे जसे लॉ आहेत, लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी, तसंच होमिओपॅथीचा लॉ आहे, लॉ ऑफ नेचर. येस, दॅट्स वाय होमिओपॅथी इज अ सायंटिफिक. कारण होमिओपॅथीला बेस आहे, कॉन्क्रीट बेस आहे, लॉ आहे, आणि इट इज अ युनिव्हर्सल सायन्स. नाउ टुडे वी विल सी द होमिओपॅथी वाईज विज मॉडर्न मेडिसिन. होमिओपॅथी आणि मॉडर्न मेडिसिन मध्ये काय डिफरन्स आहे. दोघांची लॉ, मॉडर्न सायन्स आणि होमिओपॅथीचे लॉ जे आहेत ते सेम आहेत. म्हणजे होमिओपॅथी आणि मॉडर्न सायन्स ॲलोपॅथीमध्ये जे रूल्स फॉलो होतात, जे लॉज आहेत ते सेम आहेत, सिमिलर आहेत, परंतु डिफरन्स कुठे येतो तो आपण बघूया. ये जो चैप्टर है लिखा है डॉक्टर प्रफुल्ल बोरकर सर ने. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द रियल हीलिंग साइंस, यस, which will make all the incurable disease well within the curative aspect of man. As homeopath, we have certain strong beliefs about the nature of diseases, how to treat them, what to see in each case, how to take a case, what to see in a follow-up. Is this accepted by our counterparts from the modern system of medicine? Usually we come across three kinds of responses. तो यहाँ पे सर ने क्वेश्चन किया है, तो उसके क्या रीजंस है. Those physicians, the majority of them who reject homeopathy, why? Majority of homeopaths, majority of physicians reject homeopathy outright as some kind of humbug with no scientific credibility. ये हम ही उसके लिए रीजन है, क्योंकि हम किसी को साइंटिफिक रीजन नहीं दे पाते, साइंटिफिकली समझा नहीं पाते. Some physicians really accept whatever we say without going into details, yes, of our system and are very cooperative. They believe that homeopathy is a mystic science but capable of giving some magical result in cases where they have failed or are unable to offer much help. बहुत से लोग अपनी होम्योपैथ ये एक्सेप्ट करते कि होम्योपैथी इज अ रियली गुड साइंस, रियली अ गुड ट्रीटिंग सिस्टम, है ना, गुड मेडिसिनल सिस्टम. हमने देखा है कि बहुत से फिजिशियंस जो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, होम्योपैथ होने के बावजूद भी एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, वो पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसके ऊपर होम्योपैथी लो, है ना, होम्योपैथी बहुत अच्छी सिस्टम है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैं नहीं दे सकता, आप किसी होम्योपैथ के पास जाके ले लो. वो एक्सेप्ट करते हैं कि इट इज अ रियली अ गुड साइंस,
बट वो साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। ऑल्सो देयर आर सम फिजिशियंस हु वांट टू नो मोर अबाउट होम्योपैथी। बहुत से लोग ये ऐसे भी है कि जिनको होम्योपैथी सीखना है लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं। वो चाहते हैं कि हमें भी पता चले, होम्योपैथी रियली गुड साइंस है, लेकिन हम कर नहीं पाते। So, but we are not in a position to explain them in their language. Yes. जैसे मैंने बताया था आपको कि मुझे भी बहुत से डॉक्टर्स के मैसेज आए, फोन आए कि भाई हम सीखना तो चाहते लेकिन हम बिकॉज ऑफ लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे हैं। तो आप अगर इजीली हिंदी या फिर मराठी में समझाएंगे तो शायद हमें कुछ समझ में आएगा। So, but we are not in a position to explain to them in their language about our beliefs and philosophy. To overcome this problem, we should be more informative, yes, about their concepts. Only then we will be able to explain to them more convincingly in their languages. तो हम कोशिश करेंगे यहाँ कि उनको उनकी लैंग्वेज में कुछ समझा सकें। तो इस तरह से सर ने हमारे ही लोगों की रिस्पॉन्सेस यहाँ दिए कि व्हाई होम्योपैथी बिकम फेल। ओके, सो इज होम्योपैथी साइंटिफिक? कल हमने देखा था होम्योपैथी कैसे साइंटिफिक है ना? और इज इट ओनली एन आर्ट? होम्योपैथी साइंटिफिक है कि ओनली आर्ट है? बहुत से लोग आर्ट अलग अलग तरीके से देखते हैं, आर्ट को अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे जो थेरापेटिक करते हैं या फिर पॉली फार्मेसी करते हैं या फिर पॉली मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं कि अगर फीवर का पेशेंट है तो फीवर को जितने मेडिसिन आए उसको कॉम्बिनेशन करके दे दो, है ना? वो अपना अपना आर्ट इसमें लगाते हैं, लेकिन इट इज नॉट एन आर्ट। आर्ट किस लिए कहा है हनीमन ने? व्हाई आर्ट? आर्ट उस चीज को कहा है कि आप किस तरह से पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट से उसके पॉजिटिव फैक्टर्स निकालते हैं, उसके डिस्पोजिशंस निकालते हैं, उसके कॉन्फ्लिक्ट है रिलेटिव से या फिर जो भी उनके लाइफ में हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू डिजीज, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू इमोशंस, डिस्पोजिशंस, टेम्परामेंट्स, ये सब निकालने के लिए हिस्ट्री में उनसे किस तरह से डिगिंग करके निकालते हैं उसे आर्ट का है। उसके बाद किस तरह से आप उसको कन्वर्ट करते हैं इन द रिपोर्टरियल लैंग्वेज, उसके बाद रूब्रिक्स किस तरह से लेते हैं, रिप्रेटाइजेशन किस तरह से करते हैं, उसके बाद जो मेडिसिन आएंगे उसमें से आप किस तरह से मेडिसिन का उनके डिस्पोजिशन का किस बेस पे उनका कंपैरिजन करेंगे और एक मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हनीमन सर ने आर्ट कहा है। So it is not only an art, it is scientific also. So कल हमने होम्योपैथी कैसे साइंटिफिक है ये देखा और आज हम देखेंगे it is an art. So does it have a solid scientific base? Yes. Definitely. Homeopathy have a scientific base, solid scientific base. Does it still stand tall and strong in the midst of all the advances in the field of medical research? Yes, it is 100% true. Can we define our science when confronted? अगर कोई हमें क्रॉस करता है, कोई हमें कुछ, जैसे कि अभी तक यही होते आ रहा है कि होम्योपैथी को हर कोई अपने अपने तरीके से ब्लेम करते हैं। कोई बोलता है कि इट इज़ ओनली प्लेसिबो साइंस, कोई बोलता है ये क्या जादू टोना के जैसा है, विच साइंस है ना? तो हर कोई इसे हर बार किसी ना किसी ने इसे कुछ ना कुछ ब्लेम किया ही है, लेकिन हर किसी को हमें साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन देते आता क्या? हम दे सकते क्या? हम दे नहीं सकते थे, इसीलिए होम्योपैथी को आज तक हर कोई ब्लेम करते आया, हर कोई उसको नीचा दिखाते आया। तो साइंटिफिकली होम्योपैथी को कैसे प्रूव करना, लोगों को कैसे एक्सप्लेन करना, इसके लिए ही सर ने इस किताब में लिखा है कि हम कैसे होम्योपैथी को
जस्टिस दे सकते हैं. So can we defend our science when confronted? Yes, we can defend. Can we explain our science when asked? Yes, we explain. Under the guidance of Dr. Praful Vijaykar sir, I decided to find answer to this question. This is an effort in these directions. This article is an extract from the modern medicine books, which according to me talk nothing but homeopathic concepts. Let me start with what we as homeopaths strongly believe in and what is usually regarded as unscientific or humbug. Yes. तो यहाँ पे सर ने कुछ कंसेप्ट्स दिए हैं, तो वो कंसेप्ट हम वन बाय वन देखेंगे. कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज हेल्थ. तो एज हार्मोनियस वाइटल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑटोमेटिसिटी. तो हमारे अंदर जो भी फंक्शंस होते, ऑर्गन्स के, सेल्स के, टिश्यूज के, है ना, ऑर्गन के बाद सिस्टम के और पूरे बॉडी के जितने भी फंक्शंस है वो कैसे ऑटोमेटिक चलते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं. और ये जो ऑटोमेटिसिटी है ये कहाँ से आती है? अगर उसके सेंसेशंस एंड फंक्शंस नॉर्मल है तो ऑटोमेटिकली होते रहेगा, एंड इट इज कॉल्ड हेल्थ. तो अगर हमारा सेंसेशन एंड फंक्शन मेंटेन है तो वहाँ पे हेल्थ मेंटेन है. देन कंसेप्ट ऑफ डिजीज एट डिस्टर्ब वाइटल फोर्स. जैसे वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होगा वहाँ डिजीज स्टार्ट होगा. डायनेमिक, immediate or proximate causes of disease. Miasm as the fundamental or predisposing cause of disease. Yes. तो माइजम हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं. होलिस्टिक, प्लीज म्यूट कीजिए, म्यूट. So holistic concept and approach. Generals being more important than particulars. Why generals being more important than particulars? Because of physiology. तो ये सब कंसेप्ट है जो हम वन बाय वन देखने वाले हैं. कंसेप्ट ऑफ सप्रेशन, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, इंडिविजुअलाइजेशन, एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज नॉट नोन. यस, बहुत से लोग बोलते हैं. प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इज एन आर्ट. पोटेंटाइजेशन, लॉ ऑफ मिनिमम डोज एंड सिमिलियस क्यूरेंटो. तो ये जितने भी कंसेप्ट यहाँ पे सर ने दिए होम्योपैथी के वो सब हम वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे. और इसके साथ साथ जो हमारे कंसेप्ट है वैसे ही एलोपैथी के, मॉडर्न साइंस के कंसेप्ट है, उससे भी हम इसके साथ साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे. तो फर्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. तो हेल्थ के लिए, इस कंसेप्ट के लिए हैनेमन ने क्या कहा? कौन से एपोरिज्म में हैनेमन ने इसको लिख के रखा है? तो एपोरिज्म नंबर 9 में हैनेमन ने हेल्थ को एक्सप्लेन किया है. इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन. क्या लिखते हैं हैनेमन सर? इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स. पहले उन्होंने बोल दिया कि वाइटल फोर्स इट इज अ स्पिरिचुअल. सो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, ऑटोक्रेसी, द डायनेमिक्स दैट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी. यस, इट इज डायनेमिक, मतलब बॉडी को एनिमेट्स करने वाला, कंट्रोल करने वाला वाइटल फोर्स है. रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे एंड रिटेन ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन. तो बॉडी को, ये जो वाइटल फोर्स है बॉडी के हर पार्ट को, ऑर्गन्स को, टिश्यू को नॉर्मल रखता है, इन फंक्शन रखता है. दैट एडमायरेबल हार्मोनियस. कितने भी डेंजर सिचुएशन आने दो उसमें वो उसको नॉर्मल रखेगा, वाइटल ऑपरेटिंग रखेगा एज रिगार्ड्स बोथ सेंसेशन एंड फंक्शन. तो हर कंडीशन में
वाइटल फोर्स बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग में रखता है, नॉर्मल सेंसेशन देता है, उसे ही हेल्थ कहते हैं। सो दैट आवर इनड्वेलिंग रीजन, अगर वो नॉर्मल है, फंक्शनिंग में है, तो हमें जो भी करना है हम कैसे इजीली कर सकते। so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this living highly instrument for the higher purpose of our existence। तो हमने जिसके लिए, जो भी हमारा एग्जिस्टेंस है, जिसके लिए हमने बर्थ लिया है, उसे हमें फुलफिल करने में ये वाइटल फोर्स हेल्प करता है थ्रू द बॉडी का जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है, सेंसेशन है, उसे प्रॉपर रख के हम उस हमारे पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं। इसे ही हेल्दी कंडीशन कहा है डॉक्टर हैनेमन ने इन एफोरिज्म नंबर 9। इतने इजीली सिंपल वे में मैंने ये बताया, एक्सप्लेन किया। तो देखो कितना अच्छा होम्योपैथी का कंसेप्ट है हेल्थ के लिए। और वही कंसेप्ट मॉडर्न साइंस में क्या कहता है। गाइटन इन फर्स्ट चैप्टर, गाइटन डिफाइंस हेल्थ एज होम्योस्टेसिस। तो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? अगेन होम्योस्टेसिस मीन्स नॉर्मल फंक्शनिंग एंड नॉर्मल सेंसेशन। अगर ये दोनों मेंटेन है तो होम्योस्टेसिस मेंटेन है, which is further defined as homeostasis is the normal functioning of the human body wherein the body tries to keep all the normal functions and structures of the human body in proper harmonious operation। दोनों भी कंसेप्ट में थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, दोनों भी कंसेप्ट सेम टू सेम है, दोनों का भी मीनिंग सेम टू सेम है। अगर कंसेप्ट सेम है तो एप्लीकेशन सेम क्यों नहीं, राइट? यस। तो हम अगर वो और होम्योपैथी मतलब मॉडर्न साइंस एंड होम्योपैथी हेल्थ के लिए अगर कंसेप्ट सेम रखते हैं, तो हम जिस तरह से कंसिडर करते हैं मैन एज अ होल, वैसे मॉडर्न साइंस मैन एज अ होल कंसिडर क्यों नहीं करते? Guyton further states the body is actually a social order of about 100 trillion cells organized into different functional structures, some of which are called organs. Each functional structure provides its share in the maintenance of homeostasis conditions in the extracellular fluid, which is called the internal environment। yes, body में two environments होते हैं, internal and external। as long as normal conditions are maintained in the internal environment, yes, the cells of the body continue to live and function normally। thus each cell benefits from homeostasis and in turn each cell contributes its share towards the maintenance of homeostasis। तो जैसे हम मैन एज अ होल कंसिडर करते, तो मैन एज अ होल कैसे बनता है? तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम एंड सिस्टम से होल मैन। तो सेल का देखो कनेक्शन हर ऑर्गन हर सिस्टम में है। मतलब एक सेल भी अगर हमारे बॉडी का डिस्टर्ब होता है, उसका इंटरनल फंक्शन एक्सटर्नल फंक्शन डिस्टर्ब होता है, तो होल बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। इसीलिए हैनेमन मैन एज अ होल कंसिडर करते हैं। देखो कंसेप्ट कितना अच्छा है, कंसेप्ट सेम है, एलोपैथी भी का भी कंसेप्ट सेम है। वहां पे अगर होम्योस्टेसिस एक सेल का भी डिस्टर्ब हुआ तो पूरे बॉडी का डिस्टर्ब होता है, लेकिन वो इस तरह से कंसिडर नहीं करते। अगर स्टमक का कुछ प्रॉब्लम है तो वो ओनली स्टमक ही ट्रीट करेंगे। हमारे पास पेशेंट आता है, अगर स्टमक का प्रॉब्लम है तो हम मैन एज अ होल कंसिडर करते हैं। तो दोनों कंसेप्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है आप लोगों के अभी समझ में आ रहा होगा। सो इट इज नॉट द सेम थिंग दैट वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग, जस्ट बिकॉज वी यूज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी such as vital force instead of homeostasis, does it make us unscientific? No,
जैसे हम वाइटल फोर्स टर्म यूज करते हैं वैसे मॉडर्न साइंस होम्योस्टेसिस यूज करते हैं। तो होम्योस्टेसिस और वाइटल फोर्स में कोई डिफरेंस है क्या? बोथ टर्म्स आर सेम, है ना। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। अगेन इन aphorism 11 Hahnemann says, this spiritual self-acting automatic vital force which is present in every organism, homeopathy has always maintained that body functioning is automatic. Body functioning is automatic. तो हैनेमन सर ने कहा है कि बॉडी का जो भी फंक्शन है, जो भी बॉडी में जो भी होगा, हम जो भी वर्क करेंगे, जो भी माइंड में आएगा, बॉडी जैसे भी मूवमेंट्स करते, सब कुछ कैसा है? ऑटोमेटिक। ये सब कुछ चलता है ऑटोमेटिक। अगर हमारे अंदर कुछ बैक्टीरिया जाते हैं थ्रू नोज, थ्रू माउथ, तो पट से बॉडी वहां पे एक्शन करना शुरू कर देती है। बॉडी सोचती नहीं कि ये जब बताएंगे तब हम करेंगे, या फिर माइंड जब बताएगा करेंगे, नहीं, स्टार्ट वहां पे डिफेंसिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हैनेमन ने कहा है कि इट इज एन ऑटोमेटिक। वही कंसेप्ट है एलोपैथी का। गाइटन फर्दर स्टेट्स दिस रेसिप्रोकल इंटरप्ले इन होम्योस्टेसिस provides continuous automaticity of the body until one or more functions lose their ability to contribute to their share of function. देखो सेम कहा है, उन्होंने भी ऑटोमेटिक ही कहा है और हैनेमन ने भी ऑटोमेटिक कहा है। उन्होंने भी यही कहा है कि बॉडी जब तक एक और मोर देन वन जब उसका फंक्शन लूज नहीं होगा तब तक बॉडी में डिजीज स्टार्ट नहीं होगा। तो दोनों के कंसेप्ट सेम है, दोनों पैथी के कंसेप्ट सेम है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में कितना डिफरेंस है। When this automaticity is lost, homeostasis is disturbed. All the cells of the body suffer. Yes. तो जैसे ऑटोमेटिसिटी लॉस्ट होगी और ये लॉस्ट होने के तुरंत बाद क्या होता है? डिजीज स्टार्ट। जैसे ही कुछ हमारे बॉडी में जाता है, फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन जैसे वायरसेस, बैक्टीरियाज, तो बॉडी का फंक्शन लॉस होना शुरू हो जाता है ना। अगर नोज से गए तो हमें स्नीजिंग होगी, स्नीजिंग के बाद कोराइजा होगा, कोराइजा के बाद कफ होगा। ऑटोमेटिकली पूरी होल रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगी, उसके बाद बॉडी इन्वॉल्व होगी एंड वी फील डलनेस और रेस्टलेसनेस, समटाइम्स रेस्टलेसनेस और समटाइम्स डलनेस, एंड आफ्टर दैट वी से दैट द डिजीज, दैट इज कफ, कोल्ड और एनी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा? शुरुआत कहाँ से हुई और वो कन्वर्ट किस में हुआ? तो होल बॉडी का जब फंक्शन डिस्टर्ब होता है, मतलब वहाँ की होम्योस्टेसिस जब ऑटोमेटिसिटी, होम्योस्टेसिस जब डिस्टर्ब होती है, डिसकंटिन्यूड होती है, देन हेल्थ कन्वर्टेड इनटू डिजीज। तो हेल्थ का कंसेप्ट यहाँ पे आपके समझ में आ रहा होगा, हेल्थ की डेफिनेशन भी आपके समझ में आ गई होगी। तो एक सेल का भी अगर फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो वी कैन से द होल सिस्टम लूज इट्स सेंसेशन एंड फंक्शंस। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मॉडरेट डिसफंक्शन, अगर थोड़ा सा कहीं फंक्शंस में डिस्टर्बेंसेस आया, मॉडरेट लीड्स टू सिकनेस एंड एक्सट्रीम डिसफंक्शन लीड्स टू डेथ। इसीलिए हम पहले बोलते हैं कि डिजीज हो गया, और जब डिजीज सीवियर बन जाता है देन इट मे कन्वर्ट इनटू लाइफ डिस्ट्रेसिंग डिजीज। आपण होल बॉडीला इम्पॉर्टन्स देतो आणि तिथे पर्टिक्युलरायझेशन आहे ना, बॉडीला
डिवाइड केलेला आहे, प्रत्येक ऑर्गनला डिवाइड केलेला आहे. म्हणून जी सिस्टीम होल मॅन कन्सिडर करते, कारण तो बेसिक लॉ आहे, कन्सेप्ट आहे. मेडिसिनल सिस्टीमचा तो कन्सेप्ट आहे की एम्ब्रिओलॉजीचा कन्सेप्ट आहे, बॉडी सायन्सचा कन्सेप्ट आहे की मॅन ॲज अ होल, कारण प्रत्येक सेल, प्रत्येक टिश्यू, प्रत्येक सिस्टीम, प्रत्येक ऑर्गन एकामेकाशी कनेक्टेड आहे आणि हे सगळं चालते ऑटोमॅटिकली. म्हणून ऑटोमॅटिसिटी, दॅट इज द होमिओस्टॅसिस, कम्प्लीट डिस्टर्ब होईल. एका सेलचं जरी डिस्टर्ब झालं तर कम्प्लीट डिस्टर्ब होईल. आणि हा कन्सेप्ट सेम असल्यानंतरही डिफरन्स येतो ट्रीटमेंट सिस्टीम मध्ये. तर आपण जे कन्सिडर करतो इट इज प्युअरली सायंटिफिक, मग तरी पण होमिओपॅथीला इम्पॉर्टन्स का नाही ना, तर याचे पण रीजन्स आपण पुढे बघणार आहोत की का नाही. नाउ कंसेप्ट ऑफ हेल्थ समझ में आया. अभी देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिजीज. तो हेल्थ का कंसेप्ट कितने अच्छी तरह से हैनेमन ने डिस्क्राइब किया है, उसी तरह से कंसेप्ट ऑफ डिजीज, जैसे कि एफोरिज्म 11 में डॉक्टर हैनेमन ने कहा कि व्हेन अ पर्सन फॉल्स इल, इट इज ओनली द स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स everywhere present in his organism that is primarily rearranged by dynamic material because. So it is temporarily, primarily dearranged. तो शुरुआत कहां से होगी? वाइटल फोर्स डीअरेंज, ये ऑटोमेटिसिटी डीअरेंज, देन influence upon it of a morbific agent inimical to life. It is only the vital force dearranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensation and incline to the irregular processes which are called disease. तो सिंपली कहा है कि अगर हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी की ऑटोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है, फंक्शन डिस्टर्ब होता है, देन वी कैन से दैट इट इज अ डिजीज. For as a power invisible in itself and only cognizable by its effect on the organism, its morbid dearrangement only makes itself known by the manifestation of disease in the sensation and functions of those parts of the organism exposed to the senses of the observation and physician. That is by morbid symptoms and in no other way can it make itself known. Yes. तो डिजीज का कंसेप्ट कि फर्स्ट वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होगा, वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होने के बाद वहाँ की ऑटोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी, ऑटोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई तो पूरी बॉडी का फंक्शन एंड सेंसेशन डिस्टर्ब होगा, उसके बाद हम उसे डिजीज कहेंगे. तो इतना सिंपल कंसेप्ट होम्योपैथी में डॉक्टर हैनेमन ने कहा है इन एफोरिज्म 11. वही मॉडर्न साइंस क्या कहते हैं इस कंसेप्ट के बारे में डिजीज के? डिजीज हैज बीन डिस्क्राइब द पैथोलॉजी बुक्स एंड अनकॉम्पेंसेटेड डिस्टर्बेंस in homeostasis. अब homeostasis and automaticity it is same. Homeostasis and vital force it is same. So misfired self-regulation. Thus disease may manifest itself superficially. जैसे कि हमने यहाँ कहा
कि प्राइमरीली टेम्पररीली, वैसे मॉडर्न साइंस कहता है सुपरफिशियली बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस। यस, अगेन द सेम थिंग हैनीमन आल्सो सेज, पहले वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होगा देन बॉडी। वैसे मॉडर्न साइंस कहता है कि पहले ऑटोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी, देन स्ट्रक्चरल चेंजेस कन्फर्म टू सर्टन सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, and the arresting symptoms or signs may be due to these local changes. Yet in the language of the physiologist, every sick person is essentially functionally deranged organism. Both the concepts are same. जैसा हैनीमन ने कहा है वैसा ही पैथोलॉजी के बुक में कहा है, फिजियोलॉजी के बुक में कहा है, मॉडर्न साइंस के। तो concepts are same, concept of health and disease, both concepts are same. The morphologically changes are diagnosis for giving a label. है ना, हम किसी भी डिजीज को लेबल कब करते हैं कि ये है ना, टाइफाइड है, मलेरिया है, जब वहां पे कुछ भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखते हैं। But their real significance depends on the amount of light they can throw on the disordered functions, their nature, and the manner in which they have been brought about. This may sound as if it is were given in homeopathic books, but it is given in the books on general pathology by Bende and Devdar. तो यहाँ पे बहुत सिंपली सर ने बताया कि मॉडर्न साइंस के देवदर एंड भेंडे पैथोलॉजी बुक में भी सेम लिखा है डिजीज के बारे में। इट इज फर्दर स्टेट डिजीज हैज आल्सो बीन डिफाइंड एज द डिस्टर्बेंस ऑफ बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, अगेन इक्विलिब्रियम दैट मीन्स होम्योस्टेसिस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एज फार एज ऑर्गेनिज्म इज कंसर्न्ड, it is a disturbance of the state of homeostasis of the internal environment. Look at in this manner, disease ceases to be an affliction visiting the body from outside, even when caused by a bacterium invading tissues from the external environment. Yes, if an injurious agent upsets the equilibrium, the organism will try to restore it through a series of homeostatic mechanisms. तो बहुत अच्छी तरह से कहा है कि डिजीज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि अगर हमारे अंदर बैक्टीरिया चले गए तो बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब होगा। वही हैनीमन कहता है कि पहले वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होगा, देन इट कॉज और इट विल गिव द एंट्री टू द बैक्टीरिया। पहले होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा, देन वहां पे डिजीज ग्रो होगा। तो वैसा ही, लेकिन टर्मिनोलॉजी सेम है, थोड़ा डिफरेंस दिया है कि वहां पे पहले जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की इफेक्ट इंटरनल इन्वायरमेंट पे होंगे, देन होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा, देन डिजीज स्टार्ट। सो इट रिएक्ट्स टू द इंजुरी। यस, अगेन the similarity to homeopathic concept of health and disease is same. Thus the total changes seen in a disease are not only the changes of the injury but also include the changes produced by reaction to the injury. जो भी इंजुरी हमें होगी थ्रू इन्वायरमेंट, जैसे कि अगर बहुत कोल्ड हो गई या फिर सन हीट हो गया तो क्या होगा, बॉडी इंजर्ड होगी, और इंजुरी की वजह से क्या होगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ, तो सनबर्न और कोल्ड एक्सपोजर से क्या होगा, बॉडी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंजर्ड होगी। इंजर्ड होने के, या फिर कोई बैक्टीरिया अंदर जाता है तो पहले उसके बैक्टीरिया सेल्स को इंजर्ड करेंगे, और सेल को इंजर्ड करने के बाद बॉडी वहां पे जो रिएक्शन देगी, दैट वाज द प्राइमरी रिएक्शन, वो जब देगी उसे ही हम क्या कहेंगे,
इन द जो बॉडी का रिएक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ डिजीज। जैसे कि हम कोल्ड को एक्सपोजर हो गए तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे हमारे को स्नीजिंग या फिर कुछ देर बाद स्नीजिंग स्टार्ट होती है। स्नीजिंग इज द प्राइमरी रिएक्शन ऑफ द बॉडी, और उसी हम कहते हैं कि अब कोल्ड होना शुरू हो गया, मतलब डिजीज होना शुरू हो गया, राइट। So thus the total changes seen in a disease are not only the changes of injury but also include the changes produced by reaction to the injury। तो ये जो चेंजेस आए, जो स्नीजिंग या फिर रनिंग ऑफ नोज स्टार्ट हो गया, जैसे सन स्ट्रोक होता है तो पहले या तो लूज मोशंस हो गए, फीवर आएगा, बॉडी एक होगा, ये क्या है, दिस आर द रिएक्शन टू द इंजुरी, ये बॉडी की रिएक्शन है। तो ये जो चेंजेस आ रही है क्यों, सो द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन टू द इंजुरी बेस्ड ऑन द thesis we can another definition of disease is a reaction to injury। समझ में आया, यस। तो हर्ट होने के बाद क्या होता है, वहां से ब्लीडिंग आएगा, कट होगा, है ना, टिश्यू इंजर्ड हो गए, उसके बाद पेन होगा। वहां पे तो सिंपल इंजरी हुई थी, तो लेकिन इंजरी के बाद वहां पे पेन हो रहा, ब्लीडिंग हो रहा, उसके बाद वहां पे पस फॉर्मेशन होगा, है ना, धीरे धीरे जो वुंड है वो बढ़ेगी, सेप्टिक होगी, ये क्या है, यस, इन्फ्लामेशन हो गया, है ना। और उसे आप क्या कहेंगे बाद में कि वहां पे अल्सर हो गया, है ना, सेलुलाइटिस हो गया, तो उसको आपने लेबल कर दिया डिजीज। लेकिन ये जो हुआ ये क्यों हो रहा है, इट इज द डिपेंस ऑफ बॉडी, है ना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रिएक्शन टू द इंजुरी। तो वहां पे बॉडी रिएक्शन दे रही है, बॉडी ट्राई टू कवर इट, इसलिए बॉडी क्या करेगी, वहां पे जो भी फंक्शंस सेल्स डेड हो गए उसको कैप्चर करने के लिए वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ा देगी, वहां पे जो भी डेड सेल्स है उसको एनगल्फ करेगी, इसके लिए वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ा देगी, धीरे धीरे वापस होगा। ये जो है ये टोटल बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये रिएक्शन है बॉडी की, और हम उसे लेबल कर देते हैं डिजीज। तो डिजीज क्या है एक्चुअल में समझ में आया, इट इज द रिएक्शन टू द इंजुरी। ओके, यस। इंजुरी, रिएक्शन टू बॉडी नहीं, रिएक्शन टू इंजुरी, यस। आप सनस्ट्रोक किसको कहते हैं, नो आप सनस्ट्रोक इसको कहते हैं कि जब आपको फील होता है कि हम धूप में गए और हमें सनस्ट्रोक हो गया, तो सीवियर हेडेक हो रहा, बुखार आया, राइट, लूज मोशंस हो गए, वोमिटिंग हो गए, वीकनेस आ गया सीवियर, इसको हम कहते हैं सनस्ट्रोक। अब सनस्ट्रोक, धूप से आपको सनस्ट्रोक हुआ तो उसके बाद जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन टू द इंजुरी, यस। और उसे हम लेबल कर देते हैं सनस्ट्रोक डिजीज। सो तो ये समझ में आया ना अभी तक आपके, यस, ओके। तो डिजीज कंसेप्ट और हेल्थ कंसेप्ट हमने देखा, और ये कैसे डायनेमिकली प्रूव है, डायनेमिकली कैसे बॉडी में होता है, ऑटोमेटिकली कैसे होता है, व्हाई इट इज डायनेमिक। तो डायनेमिक क्यों है, आगे सर लिखते हैं कि डायनेमिक is one word which is considered wholly and truly homeopathic and not easily accepted by our counterparts, but looks into the undisputed Bible of anatomy guidances, which devotes a quarter of a page in embryology chapter of dynamism of the human organism and how dynamic forces work in tandem to maintain homeostasis। देखो हाफ पेज ग्रेज एनाटॉमी में लिखा है
डायनेमिज्म के ऊपर। हाउ डायनेमिक, तो डायनेमिक मॉडर्न साइंस भी कंसिडर करती है। होम्योपैथी का तो बेस ही वो है डायनेमिज्म, और एलोपैथी भी इसे, मॉडर्न साइंस भी इसे मानती है कि ये डायनेमिकली चलता है। सब कुछ जो है वो कुछ ना कुछ डायनेमिक फोर्स है, इसलिए ये चलता है। सो प्रॉक्सिमेट कॉजेज एंड causes of the disease and fundamental causes of disease. तो what is proximate cause and what is fundamental cause? तो proximate cause क्या है? याद करो क्या पढ़ा था। तो in homeopathy we consider main three causes acting on human body, causes of disease. First is maintaining cause, second is immediate or proximate cause, एंड थर्ड इज फंडामेंटल कॉज। तो जो मेंटेनिंग कॉज होता है, जैसे कि मेंटेनिंग फैक्टर्स जो होते हैं, उससे डिजीज मेंटेन रहता है ना। थोड़ा सा कुछ हो गया कि वापस वही, थोड़ा सा कुछ हो गया तो वापस वही। और जो इमीडिएट कॉज होते हैं या फिर प्रॉक्सिमेट कॉज, जो हम ओनली एक्यूट्स में कंसिडर करते हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम, किस वजह से हुआ, दैट इज प्रॉक्सिमेट और इमीडिएट कॉज। और जो फंडामेंटल कॉज होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज माइज्म, थ्योरी ऑफ माइज्म, कि जो भी क्रॉनिक डिजीज होगा वो बिकॉज ऑफ माइज्म होगा। तो ये तीन कॉजेस के ऊपर होम्योपैथिक पूरे बेस है। तो डॉक्टर हैनीमैन in aphorism number 5 says, useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease, as also the most significant point in the whole history of the chronic disease, to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to a chronic miasm. So fundamental cause means miasm, and there are three miasms are responsible for the chronic disease: psoriasis, psychosis and syphilis. कौन सा भी डिजीज लो आप, उसका प्रॉक्सिमेट कॉज, कोई भी क्रॉनिक डिजीज, उसका फंडामेंटल कॉज आपको माइज्म ही मिलेगा। जैसे कि सिंपल हम यहाँ पे एक डिजीज लेते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस का क्या माइज्म है, कौन बताएगा? सिपिलिस। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस का सिपिलिस ओनली एक माइज्म नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस इज अ ट्राइमाइज्मेटिक डिजीज। इट इज अ ट्राइमाइज्मेटिक डिजीज। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले क्या होगा, लंग्स में इन्फ्लामेशन होगा। जैसे बैक्टीरियाज वहां पे जाते हैं तो वहां पे पहले, सबसे पहले क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन के बाद धीरे धीरे वहां पे क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा, है ना, दैट इज साइकोसिस। और उसके बाद होता है वहां पे कैविटी फॉर्मेशन, दैट इज अल्सरेशन, इज सिपिलिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस इट इज अ, पहले देख, यस, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता, कफ कूल्ड होगा ओनली, है ना, कफिंग होगा, ड्राई कफ होगा, देन ड्राई कफ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ दैट मींस बलगम निकलना शुरू हो जाता है और वो येलोइश होता है, दैट इज थिक येलो बलगम, इज साइकोसिस। और धीरे धीरे कुछ दिन बाद जैसे वहां पे कैविटेशन फॉर्मेशन होगा तो ब्लड कफ में, स्पुटम में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, दैट इज सिपिलिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस इट इज अ ट्राइमाइज्मेटिक डिजीज, psoriasis, psychosis and syphilis. So this is the cause of chronic disease. Yes. No, tubercular miasm it is a misunderstanding. जिसने भी कहा है, जो भी ऑथर ने कहा होगा, it is not a tubercular miasm, it is tubercular diathesis. Yes. और वही देखो, जो हम तीन कॉजेशंस
मेनली कंसिडर करते फॉर एनी टाइप ऑफ डिजीज, वैसे ही मॉडर्न साइंस क्या कहता है, द प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन टॉक्स अबाउट द मेंटेनिंग कॉज ऑफ द डिजीज लाइक न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंटल। जैसे हम मोस्टली एक्यूट डिजीजेस सोरिक डिजीज बोलते हैं मोस्टली, वैसे ही जो टेम्पररी डिजीज होते हैं, तो मॉडर्न साइंस क्या कहता है, टॉक्स अबाउट द मेंटेनिंग कॉज ऑफ द डिजीज लाइक न्यूट्रिशन एंड इन्वायरमेंट। तो न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से जो भी डिजीज होगा, और इन्वायरमेंटल कॉजेज जैसे कि एक्सपोजर टू कोल्ड, एक्सपोजर टू हीट, these are the temporary, primary. Whereas if we see in the pathology books, they say there are two types of causes necessary for the disease. तो जो maintaining causes है, जैसे कि disease like nutritional and environmental stress, जैसे कि हम कहते हैं कि immediate or proximate causes because of any stress, because of environment, these are the acute disease. वैसे मॉडर्न साइंस में कहा है कि जो भी डिजीज होगा बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल और इन्वायरमेंटल कॉजेस, एंड दे कंसिडर मोस्टली टू टाइप्स ऑफ causes, initiating cause or immediate cause without whose prevalence the disease cannot stop. जैसे कि हमने कहा है कि फर्स्ट इज मेंटेनिंग कॉज, सेकंड इज इमीडिएट एंड प्रोक्सिमेट कॉज, वैसे ही उनका भी यही कहना है कि इनिशिएटिंग कॉज और इमीडिएट कॉज, द कंसेप्ट इज सेम. सेकंड इज प्रीडिस्पोजिंग कॉज विच बाय देमसेल्व्स कैन नॉट कॉज डिजीज. वैसे हमने कहा है कि फंडामेंटल कॉज इज आल्सो प्रीडिस्पोजिंग कॉज, द कंसेप्ट इज सेम. दे प्रिपेयर द सॉइल फॉर इनिशिएटिंग कॉज, समझ में लो. एंड हमारे माइज्म का भी डेफिनेशन यही है, फंडामेंटल कॉज का भी डेफिनेशन यही है कि पहले वो उस सॉइल को प्रिपेयर करेगा. दैट मीन्स वी आल्सो से दैट पोल्यूशन, बॉडी में पोल्यूशन करता है, बॉडी पोल्यूटेट करता है, उसे हम माइज्म कहते हैं. तो देखो कंसेप्ट कितने सेम है पॉजिटिव फैक्टर्स के लिए भी कि जिस वजह से डिजीज होता है. सो usually by a prolonged preliminary action, in other words they confer susceptibility on bringing an individual either by bringing him in contact with the initiating cause or by lowering the resistance of the individual against them. तो अभी हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ हेल्थ और कंसेप्ट ऑफ डिजीज में कि डिजीज कैसे स्टार्ट होता है. तो हमने हमारे होम्योपैथिक कंसेप्ट में देखा कि पहले वो बॉडी की इम्यूनिटी, दैट मीन्स वाइटल फोर्स वीक करेगा, उसके बाद डिजीज ग्रो होना स्टार्ट करेगा. वैसे एलोपैथिक कंसेप्ट में, मॉडर्न साइंस के कंसेप्ट में कहा है कि धीरे धीरे वहाँ पे उस प्रीडिस्पोजिंग सॉइल तैयार होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे इम्यूनिटी रेजिस्टेंस पावर को वीक करेगा, उसके बाद डिजीज ग्रो होना शुरू हो जाएगा. सो द होम्योपैथिक एंड मॉडर्न साइंस कंसेप्ट आर नियर अबाउट सेम, और एग्जैक्टली सेम भी बोल सकते हैं. यस, तो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ कॉजेशंस. नाउ होलिस्टिक कंसेप्ट एंड अप्रूवल. तो व्हाट इज होलिस्टिक कंसेप्ट? The homeopathy maintains that man should be considered as a whole. Man should be considered as a whole, as it is the whole organism that is affected, not a part, as given in Theory of Chronic Disease and Aphorism 6 and 7, Portrait of Disease. So homeopathy consider man as a whole, and मॉडर्न साइंस क्या कंसिडर करता है? द ग्रेज एनाटॉमी इज डिस्ट्रेस बाय द
separation and division of the body into different fields, which is mentioned as the compartmentalization of different branches of medicine to exactly quote Gray's Anatomy text says. देखो ये जो अभी की कंडीशन सर ने यहाँ लिखी है कि मॉडर्न साइंस क्या कंसिडर करता है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन और डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। लेकिन ग्रेज एनाटॉमी में एक पेज पे लिखा है टेक्स्ट, ग्रेज एनाटॉमी टेक्स्ट सेज दैट unfortunately and perhaps particularly in the medical sphere, the compartmentalization of anatomy into several disciplines or subjects with attendant titles, individual chairs and even separated departments tends towards disintegration. तो डॉक्टर ग्रेज ने कहा है कि इट इज एन अनफॉर्चुनेट, मतलब उन्हें भी ये पसंद नहीं जो एलोपैथी में कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ, सेपरेशन हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ, क्योंकि उनका डायरेक्टली कहना है कि मैन एज अ होल। ओके, सो द कंसेप्ट, holistic concept is also same. Homeopathy believes that generals are more important than particulars. Why? Homeopathy believes generals are more important than particulars. Why? हम particular को importance नहीं देते, हम importance देते generals को, क्योंकि जनरल्स दैट मीन्स फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, जनरल्स मीन द होल मैन। यस, इट प्रेजेंट्स मैन एज अ होल। और जो पर्टिकुलर होता है ना, तो लोकल पार्ट के लिए होता है। जैसे कि कोई पेशेंट आता है हेडेक लेके, है ना, तो बहुत हेडेक हो रहा है, हमने मेडिसिन दी, नेक्स्ट फॉलो क्या होगा उसका कि आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि हमने मैन एज ए होल कंसिडर किया है, मैन एज ए होल कंसिडर किया है। तो मैन एज ए होल कंसिडर करने के बाद उसे तो सबसे पहले उसका हेडेक कम नहीं तो उसे कैसे लग रहा है, हाउ ही फील्स। तो वो जब बोलेगा कि नहीं आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, मेरी नींद अच्छी हो गई, है ना, मैं जो मेंटली डिस्टर्ब था वो अच्छा हो गया, मेरा स्टेमिना बढ़ गया, मुझे जनरल फीलिंग बहुत अच्छी आ रही, दैट इज मैन एज अ होल। यहाँ पे हम जनरलाइजेशन कंसिडर करते, ओनली हेडेक नहीं, पर्टिकुलराइजेशन नहीं। So general pathology book says in disease the organism as a whole reacts to the disturbance or injury. The abnormalities produced in the structure and function of the cell during the course of the reaction can occur in any tissue or organ of the body but have an essentially similar pattern in different tissues. Further, different causes can produce more or less the same effect. Though the mechanism of production may not be identical, such changes are described as basic or fundamental, and they are the common denominators of the disease state. General pathology deals with the basic abnormalities in the cells and tissues and the reaction of the body as a whole in disease and explains their causation, mechanism of their production and their nature. On the other hand, systemic pathology deals with diseases affecting specific organs and systems of the body. Notwithstanding the distinction, systemic
pathology is essentially the application of principles of general pathology and the special situation. So if this is a cause, this is the case, then why is general pathology put on the back burner? Yes. क्यों ऐसा होता है कि हम मैन एज अ होल कंसिडर करना शुरू कर देते हैं और डिजीज पकड़ना शुरू कर देते हैं, है ना, कि डिजीज क्या है, वो डिजीज के हिसाब से ट्रीटमेंट करो। कोल्ड कोराइजा है तो कोल्ड कोराइजा की ट्रीटमेंट दो, लूज मोशंस है तो लूज मोशंस के लिए ट्रीटमेंट दो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर इतना क्लियरली लिखा है, जिसने साइंस निकाला, इतना ग्रेट साइंस निकाला, वो कहता है कि जनरलाइजेशन इज मस्ट, देन व्हाई वी गो थ्रू द पर्टिकुलराइजेशन। कंसेप्ट इतने क्लियर है, इतने साइंटिफिकली सर ने इसको एक्सप्लेन किया है, डॉक्टर हैनेमन ने एक्सप्लेन किया है इन ऑर्गेनॉन, फिर भी हम उसे समझ नहीं पाते। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ होलिस्टिक एंड जनरलाइजेशन। तो ये यहाँ तक के समझ में आया? क्लियर? तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। कल हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ सप्रेशन। सप्रेशन का क्या कंसेप्ट है? आज हमने देखा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ डिजीज, कंसेप्ट ऑफ डायनेमिज्म, कंसेप्ट ऑफ होलिस्टिक एंड कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन। और कल देखेंगे हम कंसेप्ट ऑफ सप्रेशन। यस, जी हाँ, उसे कंप्लीट होने दो, फिर मैं पूरी केस एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। आज की कंडीशन भलाई मैं बता देता कि पेशेंट के पस सेल्स जो थे 200 के ऊपर थे, आज पस सेल्स किए हमने तो 60 आए। पेशेंट को जो सिवियर स्टिचिंग बर्निंग पेन था वो कंप्लीटली कम हो गया। पेशेंट को जो एब्डोमिनल पेन था सिवियर, वो कंप्लीटली कम हो गया। पेशेंट को कोल्ड कोराइजा स्टार्ट हुआ, दैट इज अ वेरी गुड साइन। एंड रिपोर्ट पेशेंट का 60 आया पस सेल्स का। बैक्टीरिया और प्रोटीन लॉस जो 3+ था वो आज 1+ आया। बैक्टीरियाज में प्लस था, वो आज 1+ आया, प्रेजेंट ओनली। यस, तो आज का रिपोर्ट बहुत अच्छा है। शायद कल और परसों पेशेंट ओके हो जाएगा कंप्लीटली। फीवर जो 103 के ऊपर जा रहा था, आज वो 100 और 101 तक ही है। यस, और जनरल्स पेशेंट के काफ़ी इम्प्रूव हो गए। और जो मतलब इसीलिए हम यहाँ पे आज सीखे, जो जनरल्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन पर्टिकुलर्स। ओनली हमें ये नहीं देखना है इस केस में कि ओनली पस सेल्स कम होने चाहिए, नहीं, और जनरल कंडीशन शुड बी इम्प्रूव्ड। यस, तो ओनली पस सेल कम करके नहीं चलेगा, तो पेशेंट का जो जनरल पैरामीटर्स है वो भी इम्प्रूव होने चाहिए। यस, और आज पेशेंट को 2 लूज मोशंस हुए। पहले पेशेंट को वोमिटिंग थे, अभी पेशेंट को ओनली 2 लूज मोशंस हुए। इट इज गुड और बैड? यस, इट इज गुड। यस यस, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हो रहा है सब, है ना? या यस, सो इट इज गुड। तो ये था पेशेंट का फॉलोअप आज का। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू। या, ओके, बाय बाय।